जपते हो गई मैं शाम। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। सांसों की माला पे शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव जी मेरे मन में बसे हैं। संग रहे दिन रात, संग रहे दिन रात। अपने मन की मैं जानूं सबके मन की रात। अपने मन की मैं जानूं सबके मन की रात। सांसों की माला पे सांसों की। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया? शिव जी मेरे अंतर्यामी, शिव जी मेरे स्वामी। शिव जी मेरे स्वामी। शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम। शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम। सांसों की माला पे सांसों की शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग तमन्ना, वेरी गुड इवनिंग मनसवी, विहान, नकुम, शर्मा साहब, पायल, कोमल, प्रीत। हो के हाल चाल है भाई? बढ़िया हो? केम छो? माजामा माजामा। वेरी गुड इवनिंग अमन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया ही होना चाहिए। और पेपर तुम्हारे पास आ रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, पेपर आते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छी बात है, तो अच्छा लगना चाहिए ना। पेपर पास आएंगे तो पेपर दोगे तभी तो पेपर क्लियर होंगे। जब क्लियर होंगे तभी तो अगली स्टेज पे आओगे। तो फिर घबरा क्यों रहे हो हैं बिना बात के? चलो जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से जी। अब सैलरी का चैप्टर आज हमें करना है जी, ठीक है। आज वाली क्लास में हमें सैलरी का चैप्टर हमें करना है। आई थिंक कल हमने सैलरी का चैप्टर वैसे स्टार्ट कर दिया था। बेसिक और रेजिडेंशियल, वो दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। कल हमने सैलरी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से जी। अब आज वाली क्लास के अंदर भी हमें सैलरी का चैप्टर करना है। और आज वाली क्लास में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। एक आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में और मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी आपके इलस्ट्रेशन नंबर 10 यहाँ पे दी हुई है। तो मैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 को बहुत ध्यान से सुनना, सारे के सारे बच्चे इसको समझने की कोशिश करना। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल जाए 5 नंबर की, ठीक है। तो अगर 5 नंबर की हो गई तो फ्री के हो जाएंगे जी।
हाँ, सैलरी के 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने जी, उसको उसको भी डिस्कस करेंगे, बट एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मिस्टर एक्स is appointed as a CFO of ABC Limited in Mumbai from 1st September 22. His basic salary is 6 लाख रुपए पर मंथ। उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए पर मंथ है। उसके बाद ही इज पेड 8% एस डीए, वो डीए जो पे कर रहा है वो 8% डीए पे कर रहा है। ही कॉन्ट्रीब्यूट 10% of his pay and DA towards his recognized provident fund and the company contribute the same amount। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है आरपीएफ में वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जितनी उसकी बेसिक सैलरी है प्लस में डीए है उसका 10% वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। और जो कंपनी कंट्रीब्यूशन कर रही है, कंपनी भी सेम कंट्रीब्यूशन कर रही है, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम है, ठीक है। फिर वो कह रहा है एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 23। 1 अप्रैल 23 को उसका बैलेंस जो है, 31 मार्च 24 को जो बैलेंस है एंड 31 मार्च 25 को जो बैलेंस है 981,137, फिर 27,43,048, फिर 46,48,555 ये बैलेंस दे रखा है। ये बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 23 का, 31 मार्च 24 का, 31 मार्च 25 का, ये हमें बैलेंस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ जी। और रिस्पेक्टिवली कह रहा है कंप्यूट द परक्यूजिट वैल्यू चार्जेबल टू इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 1727 और 1727A फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26। मतलब 2 असेसमेंट ईयर का हमें बताना है, असेसमेंट ईयर 24-25 का बताना है, असेसमेंट ईयर 25-26 का बताना है। कह रहा है प्रायर टू 1 सितंबर 22 ही वाज कंसल्टेंट हुज प्रोफेशनल फीस वाज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब उससे पहले 1 सितंबर 22 से पहले वो कंसल्टेंट था, उसकी जो इनकम टैक्सेबल होती थी वो पीजीबी में टैक्सेबल होती थी, उसकी इनकम जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती थी। बस ये बात ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है भाई साहब ये क्वेश्चन तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा काबा सर, पहले बताओ ये क्वेश्चन है क्या? ये तो हमें क्लास में भी समझ में नहीं आया था, फिर हमने बाद में ट्राई की तो भी हमें समझ में नहीं आया था सर फिर हमने रिवीजन क्लास में समझने की कोशिश की तो भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा था। अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बन जाए तो 5 नंबर तो हमारे खत्म हो जाएंगे ना? नहीं होंगे खत्म जी, कोई नंबर तुम्हारे खत्म नहीं होंगे, 5 में से 5 नंबर तुम्हें पूरे मिलेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना एक्चुअल में ये है क्या। पहले थोड़ा सा ना मैं आरपीएफ वाला पॉइंट तुम्हें बता दूं, आरपीएफ वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बस ये पर ध्यान दो। याद करो जब मैंने आपको क्लास में आरपीएफ करवाया था ना, तो आरपीएफ के अंदर मैंने कहा था कि जब कोई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है, तो वहां पर मैंने कहा था अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है और वो कंट्रीब्यूशन सैलरी के 12% तक है, तो 12% तक वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जम्प्ट होता है, और जितना कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा होता है वो टैक्सेबल होता है। ये बात हमने डिस्कस की थी, ये बात हमने डिस्कस की थी भाई 12% तक वाला एग्जम्प्ट होता है, 12% से ऊपर वाला टैक्सेबल होता है। इस बात से आप मेरी एग्री करोगे? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर यहां पर ना एक पॉइंट मैंने और डिस्कस किया था कि 12% से ऊपर वाला तो टैक्सेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 12% वाला भी तब एग्जम्प्ट होता है अगर ये कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक। याद है मैंने, याद करो एक बार क्लास का डायग्राम खोल लेना, एक बार तुम क्लास का डायग्राम खोलना, उस डायग्राम के अंदर तुम ये लिखा मिल जाएगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि 12% तक कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता है, बट 12% तक भी तब एग्जम्प्ट होता है अगर वो 7.5 लाख तक। इट मींस अगर वो 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन है तो 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन जो होगा वो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में, चाहे वो 12% तक की क्यों ना हो, चाहे वो 12% तक की क्यों ना हो। अब यहां पे ना गवर्नमेंट एक पॉइंट लेके आई है, गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 17(2)(7) एक पॉइंट इंसर्ट किया। गवर्नमेंट कहती है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है 7.5 लाख से ज्यादा, तो जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है उतने कंट्रीब्यूशन को हम एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट मान लेंगे और एज ए परक्यूजिट हम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने बोला 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, अगर 7.5 लाख से ऊपर है, जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर है
उतने पोर्शन को हम एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट मान लेंगे और एज ए परक्यूजिट मान के एम्प्लॉय के हाथ में हम टैक्सेबल कर देंगे। पहली बात तो ये। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 7,60,000, तो 7,60,000 कंट्रीब्यूशन किया तो गवर्नमेंट ने बोला 7.5 लाख तक तो एग्जम्प्ट है। अब 7.5 लाख से ऊपर कितने हैं? 10,000 पे, तो ये 10,000 पे एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट बन जाएगा। ये क्या होगा? 10,000 पे एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट बन जाएगा। अब 10,000 पे एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट बन जाएगा, बट गवर्नमेंट कह रही है इस 10,000 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। नहीं बात समझ में आई भाई? 7.5 लाख से ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। अब जो 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट बन जाएगा। उसको भी हमें एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करना है। बट अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है जी? सर आपने बोला था 7.5 लाख वाली एग्जाम के लिए, हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि एग्जाम में ही नहीं है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मॉड्यूल में दिया हुआ है, कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? जब करवा रहा हूं तो कर लो, ठीक है। अब कल पेपर में आ गया तुमने गालियां तो मुझे निकालने, गाबा सर की ऐसे की, तो गाबा सर ऐसे, गाबा सर वैसे, तो भैया मैं तो अपनी सेफ साइड लेके चलूं, मैं तो करवा दूं आए ना आए, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है? 7.5 लाख से ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल है, और जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर है गवर्नमेंट ने कहा उस पे आने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला जी, एक बार चेक करो वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। उसने यहाँ पे जनवरी 1 सितंबर 22 को ज्वाइन किया जी, 1 सितंबर 22 को ज्वाइन किया। उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए पर मंथ की है, और डीए जो है वो 8% है। वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 10%। किसका? बेसिक पे प्लस में डीए का। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। अब प्रीवियस ईयर 23-24 में तो वो पूरे साल काम कर रहे हैं। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, प्रीवियस ईयर 23-24 में तो वो पूरे साल काम कर रहे हैं ना? हाँ तो बोल दो भाई। वो 22 में ज्वाइन हुआ, तो 22-23 में उसने जो काम किया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 22-23 में उसने 7 महीने काम किया है, बट 23-24 में तो पूरे साल काम किया। तो हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो असेसमेंट ईयर 24-25 की करनी है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। तो प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब क्या कि पूरे साल वो काम कर रहा है, पूरे साल काम कर रहा है। अब मेरे को बताओ जी, अब यहाँ पे 6 लाख पर मंथ सैलरी है, तो 6 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, ठीक है। उसके मल्टीप्लाई 12, उसके बाद फिर यहाँ पे डीए जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6 लाख रुपए का 8%, 48,000 रुपए आ रहा है, मल्टीप्लाई 12 तो 72 लाख रुपए तो उसकी सैलरी आ रही है। और डीए कितना निकल के आ रहा है जी? 48,000 मल्टीप्लाई 12 तो 5,76,000 रुपए उसका डीए आ रहा है। अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो टोटल आ रहा है 77,76,000 रुपए, ये निकल के आ गया बेसिक प्लस में डीए, ठीक है। अब इसका 10% उसने कंट्रीब्यूट किया, तो अगर मैं 10% निकालूंगा तो 7,77,600 रुपए उसने कंट्रीब्यूट किया है। पहले यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ रही सर, यही बताना अगर पूरा साल नहीं कर रहा तो क्या आंसर होता? अबे तो नालायक, उतने बेस की कैलकुलेशन करते ना, आंसर क्या होता? फिर उतने महीने की कैलकुलेशन करते, फिर उतने महीने की कैलकुलेशन करते, उसमें करना क्या था बस फिर। हाँ जी, इतना निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बात मेरे को बताओ, अब यहाँ पे 7,77,600 रुपए इतना निकल के आ रहा है। अच्छा, उसने इतना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, क्या ये 7.5 लाख से ऊपर है या 7.5 लाख से कम है? सोहन क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन कवर हैं, मॉड्यूल के भी हैं, आरटीपी एमटीपी के भी कवर है। हनी, क्या ये 7.5 लाख से कम है या 7.5 लाख से ज्यादा है? 7.5 लाख से ज्यादा है। अब 7.5 लाख से कितना ज्यादा है? अगर मैं यहाँ पे 7.5 लाख से ऊपर निकालता हूं तो 7.5 लाख से ऊपर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 27,600 रुपए। 7.5 लाख से ऊपर है जी, 27,600 रुपए क्या है? 7.5 लाख से ऊपर है। अब जितना भी 7.5 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट ने कहा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट है। सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ रही है, जितना भी 7.5 लाख से ऊपर है गवर्नमेंट कह रही है वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या है?
टैक्सेबल परक्यूजिट है। अब एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट कितना हो गया, 27,600 रुपए। तो पहली बात तो ये समझ लो 27,600 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट बन जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो 27,600 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट बन गया, क्योंकि जो 7.5 लाख से ऊपर है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब गवर्नमेंट ने बोला जितना 7.5 लाख से ऊपर है उस पे आने वाला जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। यही गवर्नमेंट ने बोला ना, जितना 7.5 लाख से ऊपर है वो तो टैक्सेबल है ही है, फिर जितना 7.5 लाख से ऊपर है उस पे आने वाला इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। अच्छा, अब गवर्नमेंट कह रही इंटरेस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला है। अब मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं। अब सुनो वो फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। मैं दोबारा बोलूंगा, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर प्लस में PC1 प्लस में TP1 मल्टीप्लाई आर। ये जो है एक फॉर्मूला है इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी का, बस ये पर ध्यान दो जी। इफ कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड 7.5 लाख देन 12% वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। हाँ, 12% तक ऑब्वियस बात, मैंने बोला ना कि अगर 12% तक है वैसे एग्जम्प्ट है, बट अगर 12% है बट 7.5 लाख से ऊपर है तो फिर 12% वाला एग्जम्पशन छोड़ देंगे, 7.5 लाख से ऊपर जो है वो टैक्सेबल कर देंगे जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर प्लस में PC1 प्लस में TP1 मल्टीप्लाई आर। ये तरीका गवर्नमेंट ने बताया है जो इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी का। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। इसका पहले समझते हैं पीसी का मतलब क्या है। पीसी का मतलब यह है जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है। भाई पीसी का मतलब यह है जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो 7.5 लाख से ज्यादा है। सर बट 9.5% तो एग्जम्प्ट है ना मेरे बच्चे, वो एग्जम्प्ट तब है जब वो 7.5 लाख तक है। मैं दोबारा बोल दूं, अगर 7.5 लाख से ऊपर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन चला जाता है तो जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर होता है उस पे इंटरेस्ट निकालने का तरीका ये होता है। इसको एनुअल एक्रीशन बोलते हैं, इसको इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी बोलते हैं। उस केस में हमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अब पीसी का मतलब क्या निकल के आ रहा है? पीसी का मतलब निकल के आ रहा है जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है। मैं दोबारा बोलूंगा, पीसी मतलब क्या है? जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो 7.5 लाख से ज्यादा है। अब मेरे को सारे बच्चे एक बात बोल दो, 7.5 लाख से ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है जी? हाँ जी, 7.5 लाख से ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? वो आ रहा है 27,600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। अब ये आर का मतलब क्या है? रेट। आर का मतलब क्या है जी? रेट है। अब रेट कैसे निकलेगा? रेट हमें निकालना पड़ेगा जी। मैं दोबारा बोलूंगा, रेट कैसे निकलेगा? रेट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेट हमें यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद सर PC1 का मतलब क्या है? PC1 का मतलब है कि अगर कोई पिछले साल का कंट्रीब्यूशन भी 7.5 लाख से ज्यादा था तो जितना वो 7.5 लाख से ज्यादा था उतना पोर्शन यहां पे आ जाएगा, उतना पोर्शन जो है वो यहां पे आ जाएगा। TP1 का मतलब क्या है? TP1 का मतलब यह है जितना कंट्रीब्यूशन पिछले साल 7.5 लाख से ऊपर था उस 7.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा और फिर इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर का मतलब होता है रेट। अब सुनो जी, अब ये आर कैसे निकलता है? तो आर को निकालने का तरीका गवर्नमेंट ने बोला है आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। हाँ जी, क्या? आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। एक बार फिर बोलूंगा, आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। ये जो है वो आर को निकालने का तरीका है। सर आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटरेस्ट। आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। एफ एवरेज का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड डिवाइड बाय 2। जब मैं इसको करूंगा ये मेरा एफ एवरेज निकल के आएगा। ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को एफ एवरेज से डिवाइड करूंगा, एक रेट निकल के आएगा। उस रेट को यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके फिर मेरे यहां पे वैल्यू निकल के आएगी जो हमें टैक्सेबल करनी है। एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी का। कैसे करना है? पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। पीसी का मतलब जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि उसी पे इंटरेस्ट टैक्सेबल करना है ना, उसी का इंटरेस्ट टैक्सेबल करना है। तो 7.5 लाख से ऊपर कितना है? 27,600। गवर्नमेंट ने कहा एवरेज निकाल लो उसका, 27,600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। आर का मतलब रेट। हाँ जी, आर का मतलब रेट।
रेट का मतलब क्या है, रेट कैसे निकलेगा, आई डिवाइड बाय एफ एवरेज, कैसे निकलेगा, आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। एफ एवरेज का मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड डिवाइड बाय 2, ये आपका एफ एवरेज आएगा। इंटरेस्ट को इससे डिवाइड करोगे, रेट आएगा, उस रेट को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तब यहां पे अपना निकल के आएगा। अब सुनो ध्यान से री, अब ये इंटरेस्ट कहां से आया, वही तो हमें निकालना है, वही तो हमें निकालना है मेरे बच्चे, वही तो हमें निकालना है। अब इधर देखो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन के ऊपर आओ। अब क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान समझना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे एक बात बताना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ। मेरे को बस सारे बच्चे बता दो, अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ पे पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, बस मेरे को ये बता दो। सारे बच्चे मेरे को बताओ। अभी टीपी1 पीसी1 छोड़ दो, अभी टीपी1 पीसी1 छोड़ दो, उसको एक बार छोड़ दो। मेरे को नॉर्मल सी बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ से अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ पे पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, बताओ भाई। तुम्हें इस साल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आरपीएफ का, तुम्हें इस साल के क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचना है आरपीएफ के, तो कैसे पहुंचोगे बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से जी। सारे बच्चे फटाफट से बताओ, मेरे को यहां पे ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचना है, तो बताओ कैसे पहुंचूंगा। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी। अब एक बात मेरे को बताना यार, सारे बच्चे बोलना, ये मेरा आरपीएफ का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा। इसमें ऐड करूंगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, फिर ऐड करूंगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, फिर यहां पे ऐड करूंगा इंटरेस्ट, तो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाऊंगा। इतना बता दो, इतना समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या इतना समझ में आ रहा है तुम्हें भाई। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस में क्या होगा, इस साल एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, इसी साल एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, फिर उन दोनों पे इंटरेस्ट आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा, इस तरह से ही निकलेगा ना। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है भाई। ओपनिंग बैलेंस में अगर मैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जोड़ दूंगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जोड़ दूंगा, इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, तो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। अब एक बार चेक करना क्वेश्चन में, क्या मुझे 1/4/23 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जी 981137, तो ये मुझे दिया हुआ है 981137, ठीक है जी। उसके बाद क्या मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस यहां पे दिया हुआ है, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस 2743,048, तो 2743,048, तो यहां पे 2743,048 ये मुझे दिया हुआ है। क्या मुझे क्वेश्चन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये रहा 777600 जी, 777600, ठीक है जी। यहां पे क्या आएगा 777600। अब मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो क्या तुम इंटरेस्ट निकाल नहीं सकते, नहीं, क्या तुम इंटरेस्ट निकाल नहीं सकते ना, क्या निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अब बताओ क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ दो जी, इन तीनों को जोड़ दो, तो 981137 प्लस में 777600 प्लस में 777600, 777600 और यहां पे 981137 माइनस में कर दोगे 2743,048, तो यहां पे निकल के आएगा इंटरेस्ट 206711, ये मेरा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 206711 ये मेरा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, यार तुमने एफएम थोड़ी बहुत पढ़ी है, ये ना फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिकल वे है। एफएम थोड़ी बहुत पढ़ी है। अगर मैंने पूरे साल में ये इंटरेस्ट कमाया, मैं तुमसे पूछ लूं कि कितने परसेंट मेरे को रिटर्न आ रही है, तो बताओ तुम क्या करोगे। तुमने एफएम में थोड़ी बहुत अगर रेशो वेशो पढ़ी हो, तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस में क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों को जोड़ के जो एवरेज आता है तो उसी से तो हम एवरेज निकालते हैं ना
भाई ये जो मैंने इंटरेस्ट कमाया ये ओपनिंग बैलेंस में तो कमाया नहीं, ये इंटरेस्ट मैंने क्लोजिंग बैलेंस में तो कमाया नहीं, तो पूरे साल में जो एवरेज होगा उसी पर तो मैंने इंटरेस्ट कमाया। तो वही तो मैं कह रहा हूं जी। यार एक बात बताओ, आर का मतलब क्या है? प्रॉब्लम पता क्या, तुम मुश्किल समझ रहे हो। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब वो कह रहे हैं आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। एफ एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, इंटरेस्ट तुमने निकाल लिया। अब यहां पर एक बात पाना, 206711 डिवाइड बाय, यहां पे ओपनिंग बैलेंस है 981137 प्लस में क्लोजिंग है 2743048, तो डिवाइड बाय 2, ये मेरा एफ एवरेज आ गया। तो एक बार चेक करना, 981137 प्लस में 2743048 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 यहां पे अगर मैं करूंगा तो ये आ गया 1862093, तो ये 206711 डिवाइड बाय 186201093, यहां पे जो रेट निकल के आ रहा है हमारा वो आ रहा है जी 11.10% आ रहा है। एक बार चेक करना, इतना ही आ रहा है जी। एक बार सारे बार चेक करो, 11.10% आ रहा है जी। हाँ जी 11.10% आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इतना इंटरेस्ट है जी। अब मेरे को बताओ, अब ये रेट निकल के आ गया, अब ये रेट निकल के आ गया, अब ये रेट किस पे लगाना है बताओ? तुम कह रहे हो मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, ये रेट जो तुमने लगाया निकाला है किस पे लगाना है बताओ? जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर है उसके एवरेज पे तो लगाना है भाई। जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर है उसके एवरेज पे लगाना है। अब क्या है, पीसी 27600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 11.10%, तो देखना कितना आ गया, 27600 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 11.10%, तो भैया 1532 रुपए ये जो आएगा ये इंटरेस्ट है जो टैक्सेबल है। बताओ क्या दिक्कत है जी? सर इंटरेस्ट तो ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग ईयर कंट्रीब्यूशन पे मिला होगा ना? नहीं नहीं मेरे बच्चे, तभी तो एवरेज निकाला है ना। मुझे नहीं पता कि भाई आपसे ओपनिंग है फिर कंट्रीब्यूशन है उसके बाद इंटरेस्ट है। अब वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट कह रही तुमने किस पे कमाया, तो आप ये मान के चलो कि जो एवरेज है तुमने उस पे कमाया। तो ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग, अब क्लोजिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन भी तो आ गया भाई, क्लोजिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन भी आ गया, क्लोजिंग के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट भी आ गया, तभी गवर्नमेंट ने तुमसे एवरेज निकलवाया कि जो एवरेज है आप ये मान लो कि ये इंटरेस्ट आपने एवरेज पे कमाया, उससे रेट निकाल लो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब ये 1532 रुपए आ गया। क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। क्या इसको मैं लॉक कर सकता हूं? एग्जाम में आ सकता है, अगर मॉड्यूल में दिया हुआ, वैसे कभी आया नहीं है, जितने इतने टाइम हो गया मॉड्यूल में दिया हुआ कभी आया नहीं है, बट जब किस्मत खराब होती है तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जब किस्मत खराब होती है तो कुछ भी आ सकता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सुनो ध्यान से। अब इधर देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या था, पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर, ये फॉर्मूला है। फिर इसमें इन्होंने यहां पे PC1 TP1 मल्टीप्लाई आर, इसको एक बार भूल जाओ, इसको एक बार भूल जाओ। इतना हिस्सा बताओ, इतना हिस्सा समझ में आ रहा है? हाँ, इतना हिस्सा समझ में आ रहा है आपको? इतना हिस्सा समझ में आ गया? एक बार दोबारा बोलते हैं, पीसी का मतलब क्या है? जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है उसका है पीसी, डिवाइड बाय 2, एवरेज निकाल लिया। ठीक है, एवरेज निकाल लिया। अबे रुक तो जाओ नालायक, एक क्वेश्चन पूरे फॉर्मूले वाला, यही क्वेश्चन पूरे फॉर्मूले वाला है, रुक जाओ। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है पूरे मॉड्यूल में, और एक ही क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें हर बुक में। कोई भी किसी टीचर का क्वेश्चन बैंक ले लो, आरटीपी ले लो, एमटीपी ले लो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तुम्हें देखने को ही नहीं मिलेगा। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है पूरा। पहले इतना बताओ, इतना तुम्हारे पल्ले पड़ गया? ठीक है, पीसी डिवाइड बाय 2 आर। अब ये आर कैसे निकलता है? आर कैसे? आई डिवाइड बाय एफ एवरेज। एफ एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, उससे एफ एवरेज आया। आई हम निकाल लेंगे क्वेश्चन में, रेट आ गया, रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हिस्सा हमारा आ गया। यहां तक क्लियर है? अब इतना हिस्सा हमारा आ गया, तो ये जो अगला हिस्सा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब गवर्नमेंट कह रही, सुनो, गवर्नमेंट कह रही PC1 का मतलब ये है, अब ये जो हमने निकाला, ये हमने निकाला 23-24 का, ये हमने निकाला 23-24 का। हाँ बोलो हाँ। ठीक है, ये हमने किसका निकाला? ये हम 23-24 का निकाला, 23-24 का निकाला ना।
अब ये जो हिस्सा है ये 22-23 के लिए है, ये जो हिस्सा है ये 22-23 के लिए। ये हिस्सा क्या कह रहा है, कह रहा अगर तुम्हारा 22-23 में कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा था, जितना कंट्रीब्यूशन उस ईयर में 7.5 लाख से ज्यादा था, तो वो PC1 है। फिर TP1 क्या है, उस 7.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे उस साल जो तुमने इंटरेस्ट निकाला होगा वो TP1 है। PC1 क्या है, पिछले साल जितना कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा था वो PC1 है, उस कंट्रीब्यूशन पे जो तुमने इंटरेस्ट निकाला होगा वो TP1 है। उसको R से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको भी हम इसमें जोड़ेंगे, तब हमारी टोटल टैक्सेबिलिटी आएगी इस साल की। मतलब एक तरह से क्यूमुलेटिव टैक्सेबिलिटी हो रही है। मैं दोबारा बोलूंगा, एक तरह से क्यूमुलेटिव टैक्सेबिलिटी हो रही है। मतलब गवर्नमेंट कह रही इस साल का तो टैक्सेबल है ही है, जो पिछले साल 7.5 लाख से ऊपर था और उसका जो इंटरेस्ट था वो भी इस साल तुम्हारा टैक्सेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को एक बात बताओ, 23-24 का तो निकाल दिया, अब बात करते हैं 22-23 की। आप चेक करना, 22-23 में यहां वाला कुछ हिस्सा है ही नहीं, 22-23 में यहां पे कुछ है ही नहीं, 22-23 में यहां पे कुछ है ही नहीं। बच्चा कह रहा है क्यों सर 22-23 में क्यों नहीं है, उसने 22-23 में ज्वाइन किया है तो होगा ना। आप चेक करो, यहां पे सितंबर 22 है, तो सितंबर 22 है तो ज्वाइनिंग उसकी सितंबर में है जी। अब ज्वाइनिंग उसकी सितंबर में है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हैं जी। यहां पे 7 महीने हैं, तो अब निकाल लो 6 लाख, 6 लाख 7 महीने का, तो यहां पे आ गया 42, प्लस में इसका इंटरेस्ट आ गया 42 लाख का 8%, तो 3,36,000। तो 42 लाख में 3,36,000 जोड़ दोगे तो यहां पे आपका जो आ गया 45,36,000। उसका अगर मैं यहां पे 10% निकालूंगा तो 4,53,600 आ रहा है। 7.5 लाख से कम है जी, ठीक है जी, 7.5 लाख से कम है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, 7.5 लाख से कम है। तो अगर 7.5 लाख से कम है तो सिंपल सी बात है, इस केस में ये वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं। इस केस में मतलब जब हम असेसमेंट ईयर 24-25 की टैक्सेबिलिटी करेंगे तो 23-24 का तो हो गया, 22-23 में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 22-23 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 7.5 लाख से कम है। जब 7.5 लाख से कम है तो ये हिस्सा वहां पे आएगा ही नहीं। बच्चा कह रहे सर ये वाला हिस्से वाला भी करा दो ना। अभी रुक तो जाओ नालायकों, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो 22-23 में यहां पर हिस्सा नील था, तो इसको यहां पे क्रॉस कर दो, इसको यहां पे क्रॉस कर दो। डन, हाँ बोलो, क्रॉस कर दो जी। चलो अब यहां पे आओ, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये हटा दो जी, ये हटा दो। अच्छा अब अगले साल की टैक्सेबिलिटी पे आ जाओ जी, अब अगले साल की टैक्सेबिलिटी पे आ जाओ। उसने मुझसे 2 साल की टैक्सेबिलिटी पूछी है, कह रहा मेरे को असेसमेंट ईयर 25-26 की भी टैक्सेबिलिटी बताओ। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, जब असेसमेंट ईयर 25-26 की टैक्सेबिलिटी निकालूंगा तो असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, जब प्रीवियस ईयर 24-25 तो मतलब असेसमेंट ईयर 25-26, तो अगली बार ये फॉर्मूला लगेगा PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई R प्लस में PC1 प्लस में TP1 मल्टीप्लाई R। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, जब मैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए निकालूंगा तो ये हिस्सा मेरा हो गया 24-25 के लिए, ये हिस्सा मेरा हो गया 23-24 के लिए। अब सारे बच्चे बोल दो 23-24 का भी हमने निकाला है, हाँ बोलो, हाँ मेरे को सारे बच्चे हाँ बोल दिया करो। 23-24 का अभी हमने निकाला है, तो पहले मेरे को बता दो 23-24 का अभी अभी हमने निकाला है, ये 23-24 का निकाला है ना। तो PC1 बताओ कितना था, अरे कितना कंट्रीब्यूशन 23-24 में 7.5 लाख से ऊपर था, तो PC1 जो आ गया वो आ गया 27,600 जी। PC1 जो आ गया वो आ गया 27,600। फिर उस 27,600 पे इंटरेस्ट कितना निकाला था, 1532 रुपए का। तो बस यहां पे R से मल्टीप्लाई कर देंगे, R अभी निकालना है हमें, R अभी हमने निकालना है ना, तो R निकाल लेंगे। तो बस बताओ क्या दिक्कत है यार। अब यहां पे आ जाओ जी, अब इस साल का निकालते हैं जी, अब इस साल का निकालते हैं। इस साल भी हमारा कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है ना, सैलरी 6 लाख ही है, DA भी सेम ही है, तो यहां पर PC भी 27 वही बनेगा जी हमारा, PC तो वही बनेगा 27,600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई R हमें यहां पे निकालना पड़ेगा।
ठीक है ना। आर हमें यहाँ पे क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क आ गया ना। देखो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो है वो हमारा फर्क यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब एक बार चेक करना ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर। अब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बन गया जी, जो पिछले साल का मेरा क्लोजिंग था वो इस साल का मेरा ओपनिंग बन गया। तो यहाँ पे 27 43 048 प्लस में 777 60 प्लस में 777 600। ठीक है, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस में क्लोजिंग, तो 46 48 555। अब एक बार मेरे को बता दो फटाफट से यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आ गया जी। तो 2743 048 प्लस में 777 600 प्लस में 777 600 माइनस में 4648 555। तो ये हो गया 350 जी, ये मेरा इंटरेस्ट यहां पे आ गया जी। अब ये ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना है जी, ओपनिंग बैलेंस मेरा ये है, ये ओपनिंग बैलेंस है मेरा, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसका एवरेज निकाल लो, 4648 555 प्लस में 2743048 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 3695802 आ गया जी। ठीक है जी। अब यहां पे चेक करना, 350307 डिवाइड बाय 3695802। ठीक है, अब ये निकल के आ गया 9.48% आ गया जी, 9.48% आ गया, 9.48% आ गया जी। डन। तो भैया 9.48% आ गया। अब यहां पे 9.48% कर दो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको। अब यहां पे देखो जी, तो 27600 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.48%, तो यहां पे आ गया 1308 रुपए जी, 1308 रुपए आ गया। फिर यहां पे 27600 प्लस में 1532 मल्टीप्लाई 9.48%, तो ये आ गया 2762 रुपए। तो टोटल जो यहां पे निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4070। ये हमारी टैक्सेबिलिटी निकल के आ रही है जी इस साल की। ठीक है, तो 4070 जो है वो इस बार की हमारी टैक्सेबिलिटी आ रही है जी। भाई साहब क्या क्वेश्चन था। ये देखो जी, अब ये देखो असेसमेंट ईयर 23-24, सॉरी असेसमेंट ईयर 24-25। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की टैक्सेबिलिटी देखो 1532 रुपए निकाली है हमने, ये 1532 रुपए आ गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद तो फिर हमारा अगली बार निकल के आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 4069 आ रहा है। सर आरटीपी एमटीपी में दिया है कभी ऐसा क्वेश्चन? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं दिया, मेरे हिसाब से नहीं दिया जी। ठीक है जी, मेरे हिसाब से नहीं दिया। लिखना तो ऐसे ही है जैसे नीचे दिया हुआ है जी, इसमें कोई प्रेजेंटेशन अलग नहीं बनेगी, लिखना आपको ऐसे ही है, इसमें लिखना आपको ऐसे ही है जी। हाँ, प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही करनी है, ये बात ध्यान देना। एक बार अब मैं दोबारा से समराइज करने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी रटने की आदत है या थोड़ा सा करक्स सुनने की आदत है, अब मैं उनके लिए कंसाइज करने जा रहा हूं जी। ठीक है ना, अब मैं उसके लिए कंसाइज करने जा रहा हूं। सारे बच्चे सुनो क्या है। पहली बात ये समझो, ये क्वेश्चन एप्लीकेबल कब होगा। मैंने क्यों कहा था ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एप्लीकेबल वहां पे होता है जिनकी हाई प्रोफाइल सैलरी होती है, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं कि सैलरी 50,000 पर मंथ है, 40,000 पर मंथ है, 20,000 पर मंथ है, 25,000 पर मंथ है, 45,000 पर मंथ है। जब 45,000 40,000 50,000 पर मंथ वाले क्वेश्चन बनेंगे तो 7.5 लाख से ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन कब होगा? जिसकी सैलरी होगी 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। तो जो हाई प्रोफाइल लोग होंगे उन केस में गवर्नमेंट टैक्सेबिलिटी करना चाह रही है, जबकि हमारे एग्जाम में कभी इतनी मोटी सैलरी वाले क्वेश्चन बने नहीं है। बट किस्मत खराब होती है तो क्वेश्चन बन जाता है। तो हम मान के चलते हैं, क्या पता हमारी इस बार किस्मत खराब हो और इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, तो कम से कम 5 नंबर तो फ्री के ले हम। अब सबसे पहला ये देख लेना सबसे पहला ये देख लेना कि उस क्वेश्चन में
सबसे पहले देख लेना कि उस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कितना किया। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक किया है तो भाई ये कॉन्सेप्ट वहां पे मत लाना चाहिए। मैं दोबारा बोल दूं, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक किया है तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे लाना ही मत। ये कॉन्सेप्ट भूल जाना कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी था। ये दिमाग में बैठ गया आप सबके। चलो दूसरी बात, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा की है, 7.5 लाख से ज्यादा की है, तो गवर्नमेंट ने कहा अब अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है तो जितना 7.5 लाख से ज्यादा है, जितना भी 7.5 लाख से ज्यादा है उतना हिस्सा एक्सेस पोर्शन जो है वो आपके हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट मान लिया जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में, जितना भी 7.5 लाख से ऊपर है। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये दिमाग में सेट हो गया। ये दिमाग में सेट हो गया, जितना भी 7.5 लाख से ज्यादा होगा उतना पोर्शन एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट है, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 7,80,000, 7,80,000। ठीक है जी, मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 7,80,000। ये मान लेते हैं प्रीवियस ईयर 23-24 की बात है। इससे पिछले साल एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया था, लेट्स से मान लेते हैं 7 लाख। ठीक है जी, इससे अगले साल एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, मान लेते हैं लेट्स से 8 लाख। अब मैं तरीके समझा रहा हूं दोबारा से। अब यहां पे 7 लाख किया, यहां 780 किया, यहां 8 लाख किया, तो इस साल तो 7.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो 7.5 लाख से ऊपर नहीं है तो कोई परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होगा 7.5 लाख से ऊपर, और ना ही उसका इंटरेस्ट आएगा। इस साल 7.5 लाख से ऊपर है, कितना ऊपर है? 30,000 रुपए 7.5 लाख से ऊपर है, तो गवर्नमेंट ने कहा 30,000 रुपए ये तो बन गया टैक्सेबल परक्यूजिट, ये टैक्सेबल परक्यूजिट बन गया। अब गवर्नमेंट ने बोला जो ये 30,000 है ना, इस 30,000 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। जो अमाउंट आएगा ना, मतलब जो अमाउंट आएगा वो भी टैक्सेबल परक्यूजिट होगा जी। अब वो कैसे निकालना है? इसको निकालने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बताया। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसको निकालने का फॉर्मूला है पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। पीसी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर, ये गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बता दिया इसके इंटरेस्ट को निकालने का। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने बोला इसमें जोड़ देना। इसमें क्या जोड़ देना? इसमें जोड़ देना अगर पिछले साल कोई तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ऊपर था, उसको PC1 बोलेंगे, और उस कंट्रीब्यूशन पे जो उस साल तुमने इंटरेस्ट निकाला होगा उसको TP1 बोलेंगे। उसको भी R से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसको भी जोड़ देना जी। अब ये हिस्सा यहां तो मेरे किसी काम का है नहीं, क्योंकि 22-23 में 7 लाख था, तो वो मेरे काम का है नहीं जी। यहां पर मेरे काम का है सिर्फ PC कितना है? 30,000, क्योंकि 7.5 लाख से ऊपर 30,000 है ना, 780 है ना, हाँ 30,000 है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर। आर मान लो यहां पे फॉर एग्जांपल 11% है, तो ये हो गया 30,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 11%, तो ये हो गया 1,650 रुपए इस साल मेरा टैक्सेबल है। ठीक है जी, 1,650 रुपए इस साल का टैक्सेबल है। डन, ये हिस्सा खत्म हो गया। अब अगले साल आ जाओ जी, अब अगले साल 24-25 में आओ जी। अब उसने बोला 24-25 का भी टैक्सेबल करो, 24-25 पे आ गया। जब मैं 24-25 में आ गया तो 24-25 में 7.5 लाख से कितना ज्यादा है जी? 8 लाख है, तो 7.5 लाख से ऊपर है 50,000। तो गवर्नमेंट ने कहा एक तो ये 50,000 पे टैक्सेबल परक्यूजिट है, फिर इस 50,000 पे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। जो इस 50,000 पे इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। तो उसको निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला। अब उसके निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है, PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर, प्लस में PC1 प्लस में TP1 मल्टीप्लाई आर, ये आएगा जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे बोल दो PC कितना इस बार? 50,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई आर हमें करना है। फिर अब इस साल PC1 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि PC1 पिछले साल मेरा 780 था, तो 7.5 लाख से ऊपर कितना था? 7.5 लाख से ऊपर था 30,000। उसका इंटरेस्ट कितना निकाला था? 1,650। इसको R से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो R यहां पे 9% है, तो यहां पे 9% है, तो बस ये निकाल लो, ये निकाल लो, जोड़ के इस साल का आ गया। अब मुझे नहीं पता आपको पल्ले पड़ा नहीं पड़ा,
बट जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आ गया जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और टेंशन बिल्कुल मत लो, क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा, इसमें थोड़ी बहुत फिगर चेंज कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। आप जितनी बुक्स छान लो, जितने स्कैनर छान लो, कुछ भी छान लो, हमेशा क्वेश्चन तुम्हें यही देखने को मिलेगा जी। क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास भी एक ही क्वेश्चन है, तो अगर एग्जाम में बनने की उम्मीद होगी तो इसी में थोड़ा बहुत वो हेर फेर कर देंगे, बट बनेगा ऐसा ही, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? ठीक है, चलो अब इधर सुनो ध्यान से। अब जाके ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो अब इसको हम पैक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 तो मैंने कल आपको करवाई दिया था। अब यहां पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 22 पे एक बार आते हैं सारे बच्चे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर, सर इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को कुछ नहीं कहते, इस मेथड को एनुअल एक्रीशन मेथड कहते हैं भाई। एनुअल एक्रीशन की टैक्सेबिलिटी निकालने का मेथड कहते हैं। सर यार पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा और पहली बार से क्या, अरे गाबा सर से तूने पढ़ लिया तो और क्या करेगा अब? नहीं नहीं, सब बढ़िया यार, सब बढ़िया। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से जी। अब एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है ना, याद है ना, ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था जी। अब एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। इधर देखो ध्यान से जी। सर 45 मिनट लग गए, तो अच्छी बात है ना, कुछ अच्छा ही तो किया है। टाइम क्यों देखते हो 45 मिनट? सर 1 घंटे में से 45 मिनट लग गए। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन गया तो 45 मिनट तुम्हारे काम नहीं आएंगे। और फिर हमने पहली बार ये क्वेश्चन किया तो भाई समझने में तो टाइम लगेगा ना, इसकी मैं रिवीजन थोड़ा करवा रहा था, ये तो मैं एक नॉर्मल वे में समझा रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया ही नहीं होगा, तो इसलिए मैं नॉर्मल वे में समझा रहा था। ठीक है ना, चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर फटाफट से यहां पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 है मिस्टर, मतलब यहां पे एक्स लिमिटेड है, प्रोवाइड द फॉलोइंग परक्विजिट टू इट्स एम्प्लॉय मिस्टर वाई फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। अब यहां पे आओ। अब यहां पे वो कह रहा है एकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाय एक्स लिमिटेड 15,000 पर मंथ, और 5,000 पर मंथ जो है वो रिकवर कर रहा है फ्रॉम द सैलरी ऑफ द मिस्टर वाई। पहले एक बात मेरे को बताओ, यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड कर रहा है। अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड कर रहा है और वो घर उसने रेंट पे लेके दिया है, अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना कि अगर वो घर उसने रेंट पे लेके दिया है तो याद है जितने उसके एक्चुअल चार्जेस होंगे और सैलरी का 10%, विच एवर इज लेस। भाई एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10%, विच एवर इज लेस जो आएगा वो टैक्सेबल होगा। एक्चुअल चार्जेस कितने हैं? 15,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ गया जी? मल्टीप्लाई 12 हमारा यहाँ पे 1,80,000 रुपए। और सैलरी, सैलरी कहां पे है? यहां पे ये सैलरी दे रखी है ये वाली परक्यूसिट के लिए 10 लाख, तो 10 लाख रुपए का यहां पे 10% बनेगा, तो यहां पे आएगा 1 लाख। इसमें से लेस क्या बनेगा? 1 लाख बनेगा, तो 1 लाख रुपए हो गया। और एम्प्लॉय से रिकवर कितने हो रहे हैं? 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई 12, 60,000 रुपए उससे रिकवर हो गए, तो 40,000 रुपए कंसेशनल आरएफए आ जाएगा जी। 40,000 रुपए कंसेशनल आरएफए जो है वो यहां पे निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो 40,000 जो है वो यहां पे कंसेशनल आरएफए यहां पे निकल के आ जाएगा, तो 40,000 रुपए ये निकल के आ गया। डन, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला कह रहा है फर्नीचर दिया फॉर विच हायर चार्जेस पेड बाय एक्स लिमिटेड 3,000 पर मंथ, नो अमाउंट इज रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम। अब याद करो मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, उसने मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं से लेकर दी है। अब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं से लेकर दी है तो एक्चुअल चार्जेस जो होंगे वो यहां पे टैक्सेबल होंगे जी। अब कितना है? 3,000 पर मंथ है, 12 महीने है, 36,000 रुपए की यहां पे टैक्सेबिलिटी कर दो। ठीक है जी, 36,000 रुपए की यहां पे टैक्सेबिलिटी कर दो, ये आपका निकल के आ गया। अगले पॉइंट पर आओ जी। एक कार है 1200 सीसी की, 1200 सीसी की गाड़ी है जी, मतलब 1200 सीसी का मतलब क्या हो गया? छोटी गाड़ी है। 1200 सीसी का मतलब क्या हो गया? छोटी गाड़ी है। विच इज ओन्ड बाय एक्स लिमिटेड, गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉयर की।
एंड गिवन टू बाई एम्प्लॉय को दी है, यूज फॉर द बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, ऑल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आर फुली मेट बाय एम्प्लॉयर। भाई साहब मतलब गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और खर्चा भी एम्प्लॉयर का, समझ रहे हो? मतलब गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और खर्चा भी एम्प्लॉयर का, और यूज दोनों का पर हो रही है। छोटी गाड़ी है तो याद करो छोटी गाड़ी का 600 रुपए पर मंथ करते हैं, और साथ में ड्राइवर भी है तो 900 रुपए ड्राइवर भी करते हैं, तो 600 और 900 1500, 1500 मल्टीप्लाई 12, सॉरी 1800 करते हैं छोटी गाड़ी का, 1800। तो छोटी गाड़ी का गाड़ी भी एम्प्लॉयर की खर्चा भी एम्प्लॉयर का है ना, तो 1800 करते हैं। तो 1800 और 900 2700, 2700 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा? 32,400 रुपए ये टैक्सेबिलिटी आएगी जी, 32,400। अबे 600 नहीं करते, 600 तब करते हैं जब गाड़ी एम्प्लॉय की होती है। जब गाड़ी एम्प्लॉय की होती है तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है ना, और खर्चा भी एम्प्लॉयर का है, दोनों एम्प्लॉयर के हैं। तो छोटी गाड़ी का 1800, बड़ी गाड़ी का 2400, ड्राइवर का 900 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर आऊं। अब गिफ्ट वाउचर 10,000 रुपए का है। अब अगर गिफ्ट वाउचर 10,000 रुपए का है तो भैया यहां पे दो ऑल्टरनेटिव है, या तो 5,000 रुपए टैक्सेबल कर दो, या पूरा का पूरा 10,000 रुपए टैक्सेबल कर दो, वो आपके ऊपर है। भाई ऑल्टरनेटिव 1 ये है कि 5,000 टैक्सेबल कर दो, ऑल्टरनेटिव 2 ये भी है कि पूरे के पूरे 10,000 रुपए टैक्सेबल कर दो, जो तुम्हारा मन करता है। एक्चुअल का 10% नहीं लेते वो बाबू, तब लेते हैं जब 100% पर्सनल यूज होता है। एक बार वो टेबल खोलो जो मैंने क्लास के अंदर बनवाई थी, उस टेबल में चेक करो, फोर्थ वाला पॉइंट का फोर्थ पॉइंट है ये जो मैंने टेबल बनवाई थी ना, उसमें चेक करो लास्ट वाला पॉइंट है ये। पर्सनल यूज वाले केस में एक्चुअल कॉस्ट का 10% करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहां पे देख लो, ये लो, ये इसकी टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है, ये 15% नहीं आएगा यहाँ पे। ये इसकी टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है 10%, और ये लोअर, तो ये लोअर ऊपर आएगा। वैसे यहाँ पे 1 लाख आएगा, तो 1 लाख में से 60,000 माइनस हो गए, 40,000 आ गया। फिर फर्नीचर के हायर चार्जेस इसमें जोड़ दिए, तो टोटल 76,000 रुपये आ गया फर्निश्ड RFA। फिर सेंट्रो कार तो वैसे कोई नाम लिखा नहीं है इन्होंने, 1200 सीसी आएगा, ठीक है। तो 1800 प्लस में 912, 32,400। और गिफ्ट वाउचर पूरा 10,000 रुपये टैक्सेबल किया है, और इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि आप 5,000 रुपये भी टैक्सेबल कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर पैराग्राफ फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं, आपको टेबल फॉर्म में करना पड़ेगा। उसने ना टोटल वैल्यू पूछी है ना परक्यूजिट की वैल्यू का, जब उसने टोटल वैल्यू परक्यूजिट की पूछी है तो फिर टोटल ही निकालनी है, ठीक है। सर RFA की अमेंडमेंट समझा दो शॉर्ट में। RFA की अमेंडमेंट कौन सी है? इंडेक्सेशन वाली क्या? RFA की अमेंडमेंट कौन सी? इंडेक्सेशन वाली? कौन सी अमेंडमेंट कह रहे हो? उसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सोल्व तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्लॉय याद करो, एम्प्लॉय का भी वहां पे आएगा, जितना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर किया है एम्प्लॉय ने, तो उतने कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। भाई जो हमने निकाला वो तो टैक्सेबल होगा ही, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया, याद है 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, 2.5 लाख से ऊपर अगर किया तो उस पर आने वाला इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो जो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर है एम्प्लॉय का, उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। इंडेक्सेशन वाली अमेंडमेंट में तो कुछ है ही नहीं यार। इंडेक्सेशन वाली अमेंडमेंट तो ये कह रही है, जैसे आपने इस साल निकाला, आपने क्या निकाला, इस साल कितना आया आपका, इस साल मान लो 40,000 रुपये आया, या मान लो आपका ये RFA आ गया जी, मान लो ये आपका RFA आ गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 23-24 का फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये का तुम्हारा RFA आ गया। अब गवर्नमेंट कह रही है 24-25 में तुम नॉर्मल RFA निकाल रहे हो। नॉर्मल RFA मतलब वही अपने तुमने सैलरी निकाली, सैलरी का इतने परसेंट निकाला। अब ये सैलरी का इतने परसेंट आ गया, मान लो 70,000 रुपए, क्योंकि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, क्योंकि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई। जब तुम्हारी सैलरी बढ़ गई तो उसका उतने परसेंट मान लो 70,000 रुपये आ गया। अब अगर वो कुछ नहीं बोलते तो हम इस साल में टैक्सेबल कितना करते? 70,000। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर हम अमेंडमेंट भूल जाएं, अगर हम अमेंडमेंट भूल जाएं तो 70,000 रुपये टैक्सेबल कर देते ना। अब गवर्नमेंट बस यहां पे बात कहना चाह रही है कि जब तुम 24-25 में टैक्सेबल करोगे तो ना सीधा 70,000 मत करना,
तुम क्या करना, इस वैल्यू को आज की वैल्यू पे लेके आना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 50,000। 23-24 का रेट मान लो फॉर एग्जांपल 348, कैपिटल गेन वाला, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। 24-25 का रेट 363, तो 50,000 डिवाइड बाय 348 मल्टीप्लाई 363, तो ये कितना आ रहा है, 52,155 रुपए। तो मतलब मैक्सिमम इस साल में जो तुम्हारी आरएफए की टैक्सेबिलिटी होगी वो इतनी होगी बस। भाई इस साल में जो तुम्हारी आरएफए की टैक्सेबिलिटी होगी वो इतनी होगी, इससे ऊपर टैक्सेबिलिटी हो नहीं सकती, बस वो ये बात कहना चाह रहे हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो वो ये वाला पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है कि भैया गवर्नमेंट ने बोला कि अगले साल जो हम आरएफए की टैक्सेबिलिटी करेंगे वो कितने टैक्सेबिलिटी करेंगे, जो तुम्हारा नॉर्मल आरएफए आ रहा है और पिछली बार के आरएफए को इंडेक्सेशन करके जो वैल्यू आ रही है, तो इतनी वैल्यू हम जो है वो टैक्सेबल करेंगे, इसके ऊपर की वैल्यू जो है वो हम टैक्सेबल नहीं कर सकते। सर फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम होती है, फॉर एनआर के हाथ में नहीं होती जी, आरओआर के हाथ में होती है जी। सर ये आरएफए वाला अमेंडमेंट कब लगेगा? तब लगेगा जब 2 साल दिए होंगे भाई, जब एक ही एम्प्लॉई एक से ज्यादा साल से उस घर में रह रहा है तभी तो लगेगा ना। अगर मान लो एम्प्लॉई चेंज हो गया या घर चेंज हो गया फिर थोड़ा लगेगा। ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल ही तब है जब सेम एम्प्लॉई मोर देन 1 ईयर से ऊपर सेम घर में रह रहा है, तब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी। ठीक है ना, ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल तब होगी जब एक एम्प्लॉई एक से ज्यादा साल में एक ही घर में रह रहा है, तब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, नहीं क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको मैंने और दिया था, एक क्वेश्चन आपको मैंने और दिया था, घर से होमवर्क करना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 दिया था ना मैंने आपको, 28। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया था मैंने, किया सबने? क्वेश्चन नंबर 28, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 28 आपने ट्राई किया है? क्वेश्चन नंबर 28 बताओ जी फटाफट से। अब बोलते क्यों नहीं? हाँ जी ट्राई किया सबने? चलो अब एक बार 28 देख लो फटाफट से जी, एक बार 28 देख लो। मिस्टर बालाजी employed as production manager in Beta Limited furnish you the following information for the year ended 31st March 2025। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पर आऊं। अब यहां पे देखो बेसिक सैलरी जो है अप टू 31 अक्टूबर तक 50,000 पर मंथ है। फिर बेसिक सैलरी 1 नवंबर से 60,000 पर मंथ है। सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 7 महीने की होगी। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने की होगी, तो ये आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है, ये आपकी सैलरी निकल के आएगी, पहली बात तो ये। अगला डीए दे रखा है आपको, डीए कितना है जी? 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो जो बेसिक सैलरी है उसका 40% जो है वो तुम्हारा डीए निकल के आ गया। डन। अगले पर बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, बोनस जो है वो 1 मंथ सैलरी के बराबर है। बोनस जो है वो 1 मंथ सैलरी के बराबर है। पेड इन अक्टूबर 24 ऑन द बेसिस सैलरी प्लस डीए अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। अब बताओ जी अक्टूबर के महीने में सैलरी कितनी है? 50,000, तो उसका 40% डीए हो गया, तो 20,000, 70,000 रुपए का बोनस आ गया जी मेरे ख्याल से जी। अगर आप चेक करोगे 70,000 रुपए का बोनस आ गया, क्योंकि अक्टूबर के महीने की सैलरी प्लस में डीए उसके बराबर पूरे साल का बोनस है। पर मंथ बोनस नहीं है, पूरा टोटल बोनस है। तो सैलरी अक्टूबर के महीने में 50,000 है, उसका 40% डीए है, तो 40 20,000, तो 50 और 20 70,000 रुपए बोनस आ गया जी। 70,000 रुपए बोनस आ गया। आगे देखो, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर आरपीएफ में एम्प्लॉई 16% ऑफ बेसिक सैलरी। अब करना क्या है, जितनी तुम्हारी बेसिक सैलरी है उसका 16% निकाल लो, पहले तो उसका 16% निकाल लो। फिर अब नॉर्मल सैलरी का 12% निकालो। अब सैलरी का 12% बेसिक प्लस में डीए। अब अगर ये डीए उटोए वाला एज्यूम करते हो तो ये डीए ले लेना, अगर ये डीए उटोए वाला एज्यूम नहीं करते हो तो ये डीए मत लेना। वो तुम्हारी एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है जी, वो तुम्हारी एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है कि तुमने डीए जो है वो कौन सा एज्यूम करना है। ठीक है, वो तुम्हारी एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है। तुम डीए एज्यूम करोगे उटोए वाला तो इसको लेके चलना, अगर तुम एज्यूम नहीं करोगे तो मत लेके चलना, क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन नहीं है तो फिर हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। सर एक बार बोनस वाला दोबारा बता दो। अरे मेरे शर्मा साहब, अरे मेरे शर्मा साहब, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है बोनस 1 महीने की सैलरी के बराबर है। किस महीने की सैलरी के बराबर? अक्टूबर। अक्टूबर में सैलरी कितनी है? 50,000।
ठीक है, उसका 40% डीए, तो 50 का 40 20,000, तो 50 और 20 70,000। तो उसने बोला ना सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस में डीए, तो बेसिक 50 20 डीए 70,000, तो बोनस जो है वो 70,000 पे आ गया जी। सर कौन सा ज्यादा सही रहेगा, मतलब कुछ नहीं कह सकते यार, इन्होंने ना मतलब दोनों ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, ठीक है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन में आई थिंक एज्यूम किया हुआ है कि डीए उठोए वाला नहीं है, ठीक है, तो तुम ये भी एज्यूम कर सकते हो कि डीए उठोए वाला है। तो अगर इन्होंने दिया हुआ डीए उठोए वाला नहीं है तो उसको बेस बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब गलत नहीं होगा, ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब क्लियर ही नहीं है तो भैया कुछ भी ले सकते हैं फिर। उसके बाद देखो प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500, 2000 पे एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर ने दिए 2000, तो भैया यहां पे 2000 ऐड कर दोगे, 2500 माइनस कर दोगे जी। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। फिर फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड टू बालाजी बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल, कॉस्ट इतनी है, कंप्यूटर इतना है, तो भैया सिंपल सी बात है, तो एग्जाम्ट है, लैपटॉप कंप्यूटर एग्जाम्ट होता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कुछ भी हो। लैपटॉप कंप्यूटर एग्जाम्ट होता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो, लैपटॉप कंप्यूटर की नेचर जो है वो ऑफिशियल है, इसलिए वो एग्जाम्ट है। नहीं बोला है कुछ तो क्यों ही एज्यूम करें, बेटे एज्यूम तो करना पड़ेगा ना, कैसे क्वेश्चन करोगे बताओ, बिना एज्यूम करे क्वेश्चन कैसे करोगे। सर अगर कुछ ना बोले तो बोनस पूरे, ऑब्वियस सी बात है ना, बोनस तो पूरे साल का ही होता है जी। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, अब वो कह रहे हैं मोटर कार, देखो जी मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी जो है वो 1.6 लीटर की है, प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई 1 नवंबर 24 को, मेंट फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, रिपेयर एक्सपेंडिचर 45,000 रुपए 1 नवंबर से 31 मार्च वर फुली मेट बाय एम्प्लॉयर। लो जी, और गाड़ी जो है वो सेल्फ ड्राइवन बाय एम्प्लॉई, मतलब गाड़ी का वो नहीं है, क्या नाम है उसका, ड्राइवर नहीं है, तो भैया छोटी गाड़ी है, 1.6 लीटर तक की है तो छोटी गाड़ी है, तो अगर यहाँ पे छोटी गाड़ी 1.6 लीटर से ज्यादा की है तो बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी वाले केस में 2400। अब कब से मिली, नवंबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने का निकाल लो, ड्राइवर तो है नहीं यहाँ पे, 5 महीने का निकाल लो, ड्राइवर तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है जी, एक्सीड है, एक्सीड छोटी गाड़ी नहीं है बड़ी गाड़ी है, उसने एक्सीड लिखा है जी, एक्सीड लिखा है, तो एक्सीड का मतलब बड़ी गाड़ी है, तो बड़ी गाड़ी का मतलब 2400 आ गया। आगे एलटीसी गिवन टू एम्प्लॉय हिज वाइफ 3 चिल्ड्रन 1 डॉटर एज 7 ट्विन सन 3, तो भैया ट्विन सन 3 मतलब एज उनकी 3 साल है, तो ट्विन बाद में हुए हैं, तो याद है मैंने कहा था एक बच्चे के बाद अगर मल्टीपल बर्थ हो रहे हैं तो मल्टीपल बर्थ को एक ही मानना, तो एग्जम्पशन तीनों को मिलेगी। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर 30,000 रुपए फॉर एडल्ट एंड 45,000 रुपए 3 बच्चों की, कोई दिक्कत नहीं है। बालाजी इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जामिशन दिस ईयर टू एक्सटेंड इट इज परमिसेबल, तो सिंपल सी बात है बस, फिर तो यहाँ पे तो यहाँ पे एग्जामिशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एग्जामिशन यहाँ पर एलटीसी की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी, बस आपको सैलरी निकालनी है, शिफ्टिंग आउट मतलब उसने नॉर्मल रिज्यूम ली है जी बस। तो एक बार क्वेश्चन 28 का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, एक बार आंसर इसका मैच कर लेना यार कितना आएगा इसका आंसर। मैं एक मिनट रुको ना, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 9,67,500, ये निकल के आ रहा है जी, 9,67,500 निकल के आ रहे जी। हाँ हाँ, ये बुक में भी दिया हुआ है जी, 9,67,500 निकल के आ रहा है, एक बार मैच कर लेना ये आंसर जी, क्वेश्चन बैंक के अंदर भी है बुक में भी दिया हुआ है जी। ठीक है, अब सुनो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जो तुम्हें घर से करके आने हैं। एक तो एक क्वेश्चन नंबर 31, ये आप घर से ट्राई करके आओगे, क्वेश्चन नंबर 31, बस यही क्वेश्चन एक बार आप घर से ट्राई करके आओगे, क्वेश्चन नंबर 31, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 30 भी देखाना, चलो 30 और 31 दोनों देखाना। सर उसमें भी डीए उटोए वाला एज्यूम किया है, हाँ तो डीए उटोए वाला कर लो यार, कोई दिक्कत थोड़ा है, मैं क्या कह रहा हूँ एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है, इन्होंने भी तो लिखा है कि हमने एज्यूम किया है, तो जब ये एज्यूम करे तो हम भी एज्यूम कर सकते हैं, बात खत्म जी। ठीक है,
चलो तो फिर बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास में सेम टाइम रात को 9 बजे। कल भी हम सैलरी ही करेंगे, फिर परसों हम हाउस प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, परसों हम हाउस प्रॉपर्टी को देखेंगे और फिर हाउस प्रॉपर्टी के बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल गेन और अदर सोर्स पे आएंगे और फिर आराम से हम करेंगे टोटल इनकम और पीजीबीपी। तो उसके अंदर ही आपके क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ, वो सारी बातें उसमें कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कहां से करें जी? तो आप टेलीग्राम पे जाओ अल्टीमेट सीए के, वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है और उस लिंक में सारा कुछ है जी आपका जी। ठीक है जी, ये पेज नंबर जो है, पेज नंबर है 8.32 जी, 8.32। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31।